दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल जीएस फोबिया पर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करें उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। 15 अगस्त 1947 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जब जिन्ना की जिद के आगे झुककर अंग्रेजों ने भारत को धार्मिक आधार पर दो देशों भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित किया। विभाजन के पश्चात भारत के लिए समस्या समाप्त नहीं हुई। उस वक्त भारत में 562 देशी रियासतें हुआ करती थी। अंग्रेजों द्वारा विभाजन के वक्त इन्हें दो विकल्प दिए गए थे, या तो वे भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल हो जाएं या अपना स्वायत्त अस्तित्व बनाए रखें। इसके पीछे अंग्रेजों का लक्ष्य एक खंडित भारत का निर्माण था। उस वक्त भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन 562 रियासतों के एकीकरण की थी। इसका बीड़ा उठाया देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने। 559 रियासतें भारत में शामिल होने को तो तैयार हो गई, हालांकि 3 ऐसी रियासतें थी जो इसके लिए तैयार नहीं थी। इनमें से एक रियासत थी हैदराबाद, जो न तो भारत में और न ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी, बल्कि वहाँ के निजाम उस्मान अली खान आसफ जहाँ तो एक अलग हैदराबाद देश की ही मंशा पाल बैठे थे। उस वक्त हैदराबाद समृद्ध रियासत थी, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 82,698 वर्ग किलोमीटर था, यानी यह क्षेत्रफल ब्रिटेन और स्कॉटलैंड से भी अधिक था। इसकी आबादी 1,60,00,000 थी, जिसकी बहुसंख्यक आबादी अर्थात 85% हिंदू थे। बावजूद प्रशासनिक पदों पर मुस्लिमों का ही कब्जा था। उस वक्त टाइम्स मैगजीन ने निजाम को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया था। हैदराबाद की अपनी खुद की सेना, रेलवे और डाक तथा तार विभाग था। निजाम की एक निजी मिलिशिया थी, जिसे रजाकारों का दल कहा जाता था। आइए आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि आखिर यह रजाकारों का दल था क्या। इस दल के नेता कासिम रजवी थे। यह दल आमतौर पर मुस्लिम कट्टरपंथियों का सशस्त्र दल था, जिसका एकमात्र लक्ष्य हैदराबाद को इस्लामिक स्टेट बनाना था। इसके लिए इन रजाकारों ने बहुसंख्यक हिंदुओं का कत्लेआम किया। हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए गए तथा बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराया गया। इन रजाकारों के दम पर ही निजाम भारत से लोहा लेने को तैयार था। शुरुआत में निजाम के साथ यथास्थिति समझौता किया गया, अर्थात जब तक हैदराबाद की विलय की योजना न बन जाए तब तक यथास्थिति स्वरूप आप शासन करते रहें और आपके विदेश मामले को भारत सरकार देखेगी। निजाम ने इस समझौते का गलत तरीके से प्रयोग किया। वह अपनी सेना को मजबूर करने में लग गया। जिन्ना को करोड़ों की मदद देकर भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। निजाम ब्रिटेन से अलग से बात करने लगा ताकि उसे एक देश के रूप में राष्ट्रमंडल की सदस्यता मिल जाए। उसने चेकोस्लोवाकिया से भारी मात्रा में हथियार खरीदने का भी प्रयास किया। एक प्रकार से वह खुद को भारत के साथ युद्ध के लिए तैयार कर रहा था। इसकी भनक जब भारत सरकार को लगी तो समाधान की रणनीतियां बनने लगी। उस समय के तत्कालीन गृह सचिव रहे HVR आयंगर ने एक इंटरव्यू में कहा था, सरदार पटेल का शुरू से मानना था कि भारत के दिल में हैदराबाद कैंसर के समान था। जिसकी निष्ठा देश की सीमाओं के बाहर हो, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा था। हालांकि उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू इस समस्या का समाधान अपनी आदतानुसार शांति से करना चाहते थे। माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को यही सलाह दी थी। उस वक्त सरदार पटेल ने दोनों से कहा था कि आपका मुकाबला एक लोमड़ी से है। मुझे निजाम पर कतई विश्वास नहीं। मेरा मानना है कि अंत में आपको भी धोखा ही मिलेगा। उस वक्त के रिफॉर्म्स कमिश्नर VP मेनन ने HV हार्टसन को 1964 में दिए एक इंटरव्यू में कहा है, हैदराबाद के मुद्दे पर बुलाई गई कैबिनेट बैठक की शुरुआत में ही नेहरू ने मुझ पर हमला बोल दिया। असल में वो मेरे बहाने सरदार पटेल को निशाना बना रहे थे। पटेल थोड़ी देर के लिए चुप रहे, लेकिन जब नेहरू ज़्यादा कटु हो गए तो सरदार उठकर बैठक से निकल गए। सरदार पटेल हैदराबाद की समस्या को हल करने का विकल्प एकमात्र सैन्य कार्रवाई को मानते थे। उस वक्त के भारतीय सेना के उप प्रमुख जनरल SK सिन्हा अपनी आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखते हैं, मैं जनरल करियप्पा के साथ कश्मीर में था। उन्हें संदेश मिला कि सरदार पटेल उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। दिल्ली पहुंचने पर हम पालम हवाई अड्डे से सीधे सरदार पटेल के आवास पहुंचे। सरदार पटेल ने जनरल करियप्पा से एक सीधा सवाल किया, अगर हैदराबाद के मसले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है तो क्या वो बिना किसी अतिरिक्त मदद के हालात से निपट पाएंगे? जनरल ने भी एक शब्द में जवाब दिया, हाँ।
और बैठक खत्म हो गई। इसके बाद सरदार पटेल ने हैदराबाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई, जिसे वे पुलिस कार्रवाई कहते थे, की योजना बनाने में लग गए। सरदार पटेल इसे पुलिस कार्रवाई इसलिए कहते थे ताकि बाहरी हस्तक्षेप की कोई संभावना न रहे, क्योंकि उस वक्त भी हैदराबाद एक स्वतंत्र और संप्रभु रियासत थी। हैदराबाद की संदिग्ध गतिविधियों और रजाकारों के अत्याचारों ने पूरे भारत का जनमत हैदराबाद के विरुद्ध कर दिया और पृष्ठभूमि तैयार हुई ऑपरेशन पोलो की। इसका नाम पोलो किसी खेल से संदर्भित नहीं था, बल्कि उस वक्त हैदराबाद में पोलो के अकेले 17 मैदान थे। इसी कारण यह नाम दिया गया। कहते हैं रजाकारों के प्रमुख सैयद कासिम रजवी ने जूनागढ़ विवाद के बाद सरदार पटेल की चुटकी लेते हुए कहा था, सरदार से छोटा जूनागढ़ तो संभल नहीं रहा, वो हैदराबाद के बारे में इतना गरज क्यों रहे हैं। जब जूनागढ़ ने आत्मसमर्पण किया तो सरदार पटेल ने रजवी को जवाब देते हुए कहा था, अगर हैदराबाद ने दीवार पर लिखी इबादत नहीं पढ़ी तो उसका भी वही हश्र होगा जो जूनागढ़ का हुआ है। सरदार पटेल ने सेना को हैदराबाद में प्रवेश करने का आदेश दिया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में हैदराबाद में घुसी। HVR आयंगर बताते हैं कि 13 सितंबर को ही नेहरू ने सरदार पटेल को फ़ोन कर जगा दिया। नेहरू ने कहा, जनरल बूचर ने मुझे फ़ोन कर इस हमले को रुकवाने का अनुरोध किया है, मुझे क्या करना चाहिए। पटेल का जवाब था, आप सोने जाइए, मैं भी यही करने जा रहा हूँ। ऑपरेशन पोलो के तहत कार्रवाई 108 घंटों तक चली। इसमें लगभग 1373 रजाकार मारे गए। हैदराबाद स्टेट के 807 जवानों की भी मौत हुई। वही भारतीय सेना ने अपने 66 जांबाज जवान खोए, जबकि 97 जवान घायल हुए। इस प्रकार सरदार पटेल के दृढ़ निश्चय ने भारत के दिल में पल रहे कैंसर को सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर दिया। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।